भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों को बताता है और दूसरों के मन के भाव एवं विचारों को समझता है। इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। नीचे बने चित्रों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3। आपने ध्यान दिया कि चित्र 1 में सिपाही अपने हाथ के संकेतों द्वारा वाहनों को रुकने को कह रहा है। चित्र 2 में बच्चा बोलकर मां से आइसक्रीम मांग रहा है और चित्र 3 में छात्र लिखकर अपना गृह कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमने जाना कि जिस माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा है। अतः भाषा की परिभाषा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। उदाहरण, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, तमिल, मलयालम, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु आदि। भाषा के प्रकार। अपनी बात को कहने व समझाने की दृष्टि से भाषा के दो रूप माने जाते हैं। भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। 1. मौखिक भाषा। बच्चों, आपने देखा कि पहले चित्र में माँ बोलकर अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट कर रही है, तो दूसरे चित्र में नेताजी भाषण द्वारा अपने भावों एवं विचारों को समझा रहे हैं। इस प्रकार हमने जाना कि मौखिक भाषा के अंतर्गत बोलना व सुनना आता है। अतः मौखिक भाषा की परिभाषा है। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं, वह मौखिक भाषा है। 2. लिखित भाषा। बच्चों, आपने देखा कि पहले चित्र में छात्र परीक्षा भवन में लिखकर अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो दूसरे चित्र में पिताजी अखबार पढ़कर दूसरों के भावों एवं विचारों को समझ रहे हैं। इस प्रकार हमने जाना कि लिखित भाषा के अंतर्गत लिखना व पढ़ना आता है। अतः लिखित भाषा की परिभाषा है। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं, वह लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा। बच्चों, आपने देखा कि पहले चित्र में बच्चा रोकर अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट कर रहा है, तो दूसरे चित्र में अध्यापिका संकेत द्वारा बच्चों को चुप रहने की आज्ञा दे रही है। इस प्रकार हमने जाना कि संकेतों द्वारा भी व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को समझा सकता है। अतः सांकेतिक भाषा की परिभाषा है। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान संकेत द्वारा करते हैं, वह सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा की अपनी कुछ सीमाएं हैं। हर व्यक्ति हर समय दूसरों के संकेतों को नहीं समझ सकता, इसलिए हमें मौखिक एवं लिखित भाषा की मदद लेनी पड़ती है। अतः हम सांकेतिक भाषा को मान्य श्रेणी में नहीं रखते हैं। 1. मातृभाषा। बालक जो भाषा सबसे पहले अपनी माँ से और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी और बंगला भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा बंगला होगी। 2. राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। 3. राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। 4. संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। 5.
मानक भाषा, भाषा के जिस रूप को विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है और शिक्षित मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह मानक भाषा कहलाती है। बोली। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में मारवाड़ी, कुमाऊं में कुमाऊनी, कश्मीर में डोगरी, बिहार में भोजपुरी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। बोली का स्वरूप अपने अपने क्षेत्र में बदलता रहता है, अतः किसी स्थान विशेष में बोली जाने वाली आम बोलचाल की भाषा ही बोली है। अतः बोली की परिभाषा है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। लिपि। मनुष्य ने जब भाषा का विकास करना आरंभ किया, तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की जरूरत महसूस हुई। तब उसने ध्वनियों को निश्चित चिन्हों का रूप देना शुरू किया। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। अतः लिपि की परिभाषा है, भाषा की सार्थक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण। मुझे झूला खाना है। बोलो मुझे झूला झूलना है। यहाँ चित्र में बालिका द्वारा बोला गया वाक्य मुझे झूला खाना है अशुद्ध है, तब उसकी माँ उसे समझाती है मुझे झूला झूलना है, जो शुद्ध है। ऐसी अशुद्धियों से बचने के लिए भाषा का ठीक प्रयोग करना आना चाहिए। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना आदि का ज्ञान हमें व्याकरण से आता है। अतः व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग हैं: व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। 1. वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इस भाग में वर्णों के प्रकार, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। 2. शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इस भाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है। 3. पद विचार। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों के स्वरूप पर विचार किया जाता है। 4. वाक्य विचार। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस भाग में वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिह्न आदि पर विचार किया जाता है। हमने सीखा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 प्रकार हैं: 1. मौखिक भाषा, 2. लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करता है, मौखिक भाषा है। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करता है, लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। भाषा की सार्थक ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण से भाषा के शुद्ध बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण के 4 अंग हैं: 1. वर्ण विचार, 2. शब्द विचार, 3. पद विचार, 4. वाक्य